गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल जो आपकी रीट की परीक्षा का पेपर हुआ था उसके अंदर हम साइंस के यानी विज्ञान के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लगभग 30 के आसपास जो है वो आपके साइंस के क्वेश्चंस आए थे, उनके आंसर की जो है मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। देखो, अपने जो इस पेपर के अंदर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो है 96 नंबर क्वेश्चन से। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि श्वेताणु जिसमें सेम के बीज की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है और वो कैसी है, भक्षणकारी है। तो आपको पहचानना है कि वो कौन सी डब्ल्यूबीसी के बारे में बात कर रहा है। डब्ल्यूबीसी के जो टोटल टाइप आते हैं अपने पास में 5 है। इनके अंदर से जो 2 अपने पास में ऐसी डब्ल्यूबीसी है जो कैसी होती है, भक्षणकारी होती है। एक तो होती है न्यूट्रोफिल्स और दूसरी होती है मोनोसाइट। तो आप ऑप्शन पढ़ सकते हो, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लसिकाणु, और यहाँ पर अपने को क्या दिया है, मोनोसाइट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, मोनोसाइट। देखो अगला क्वेश्चन अपना, अगले क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया कि निम्न में से कौन असंपर्क बल नहीं है। यहाँ पर अपनों ने हाईलाइट कर लिया कि नहीं वाला देखना है, ये नहीं बताना कि कौन सा असंपर्क बल है। आपको 4 बल दिए गए हैं, एक है गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय, घर्षण और स्थिर वैद्युत बल। इनके अंदर से जो गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय और हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी जो स्थिर वैद्युत बल है, ये क्या होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप के होते हैं, असंपर्क प्रकार के होते हैं। ये जो है वो बिना डायरेक्ट टच में आए या बिना डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर आए भी वस्तुओं पर अप्लाई हो जाते हैं। लेकिन जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स यानी जो घर्षण बल है वो तभी अप्लाई होगा जब दो चीजें आपस में क्या होंगी, डायरेक्टली कांटेक्ट के अंदर आएंगी, संपर्क के अंदर आएंगी। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा घर्षण बल यानी फ्रिक्शनल फोर्स। देखो इसी के आगे अगला क्वेश्चन है, किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन कर सकते हैं। यानी अगर आपकी जो मृदा की पीएच है वो अम्लीय हो चुकी है, यानी उसकी पीएच रिड्यूस हो चुकी है, तो इस केस में क्या होता है, सोइल की फर्टिलिटी यानी जो सोइल की उर्वरता है वो कम हो जाती है। इस केस के अंदर जो हमारे किसान होते हैं वो क्या करते हैं, उसे उदासीन करने के लिए उसमें बाहर से कुछ रसायनों को डालते हैं। इनके अंदर जो डाला जाने वाला तत्व है वो कौन सा है, भुजा हुआ चूना, जिसको लिखा जाता है CaOH की होल्स ट्वाइस। ये जो है ये अपने इसको चूने का पत्थर या चूने का जो है वो पाउडर भी बोल देते हैं, इसको यूज किया जाता है मृदा की अम्लीयता को उदासीन करने के लिए, ताकि हमारी जो भूमि है उसकी उर्वर क्षमता बनी रहे। आगे देखो इसने क्या बोला कि वृक्क नलिका के अंतिम भाग में जल का पुनरावशोषण किस हार्मोन के नियमन से होता है। तो वृक्क नलिका का जो अंतिम भाग है वो होता है DCT। यहाँ से आगे जो है वो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर चला जाता है और कलेक्टिंग डक्ट से के बाद में ये जो है वो क्या होता है, यूरेटर से होकर बॉडी से बाहर निकल जाता है। इस दौरान अपने को क्या करना है, अतिरिक्त मात्रा में जाते हुए जल को वापस अवशोषित करना है। और अपने जल को तभी वापस अवशोषित करेंगे जब शरीर के अंदर क्या होगा, जल की कमी हो जाएगी। अब इस केस के अंदर जो हार्मोन काम में लिया जाता है वो हमारे पास में आता है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, यूरिन के अंदर से H2O को वापिस अवशोषित करवा लेता है, जिससे जो हमारा यूरिन है वो क्या हो जाता है, सांद्रित हो जाता है और अतिरिक्त मात्रा के अंदर जल की हानि शरीर से नहीं होती। देखो अगला क्या है, एक विद्युत फ्यूज निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। कि जो घरों में काम लेने वाले विद्युत फ्यूज हैं जो एज अ सेफ्टी डिवाइस यूज किए जाते हैं वो कौन से सिद्धांत पर काम करते हैं। यहाँ पर जो विद्युत फ्यूज हैं वो इसलिए डाले जाते हैं ताकि अगर पीछे से इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा की ज्यादा मात्रा आ जाए तो हमारे जो उपकरण है वो खराब नहीं हो जाए। तो यहाँ पर ये काम करता है धारा के तापीय प्रभाव के ऊपर यानी हीटिंग इफेक्ट के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही उत्तर। आगे देखो अगले क्वेश्चन में इन्होंने बोला कि एक कार वृत्ताकार गति कर रही है जिसका कोणीय वेग यानी ओमेगा कितना है, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ लिख लेते हैं कि ओमेगा कितना दिया इसने,
2 पाई, और पूछा क्या है आपसे, आवर्त काल यानी कैपिटल टी। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो आवर्त काल है वो होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू भी कितनी है, 2 पाई। तो जब आप 2 पाई को 2 पाई से डिवाइड करोगे तो आपके पास में आंसर निकलेगा 1 सेकंड। आवर्त काल है तो यूनिट क्या यूज होगी, सेकंड यूज होगी। तो ऐसा हमारा ऑप्शन जो है वो कौन सा है, डी ऑप्शन है, 1 सेकंड वाला, वही हमारा क्या होगा, सही उत्तर। अगले क्वेश्चन में इन्होंने बोला कि पृथ्वी की सतह से लगभग किस ऊंचाई पर एक भूस्थिर उपग्रह को स्थापित किया जाता है। तो देखो पृथ्वी की अगर सतह की बात करें तो उससे लगभग, यहाँ पर जो है मैं अप्रोक्सीमेटली आपको बता रही हूँ, लगभग वैल्यू बता रही हूँ, जो आती है 36,000 किलोमीटर की, अर्थ की सरफेस से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर क्या किए जाते हैं, भूस्थिर उपग्रह को लगाया जाता है। आप जब ये चेक करोगे तो ये लगभग आपको मिलेगा 35,800 करके कुछ। तो यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर जाएगा वो लगभग में जाएगा 36,000। अब आगे वाला क्वेश्चन देखो, इन्होंने क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है। यानी यहाँ पर आपको कुछ बहुलकों के नाम दिए गए हैं, इनमें से आपने ये छांटना है कि कौन सा आर्टिफिशियल टाइप का है, नेचुरल टाइप का नहीं है। तो यहाँ पर जो रेयोन है वो क्या है, एक आर्टिफिशियल बहुलक है, कृत्रिम प्रकार का बहुलक है। आरएनए जो है वो भी जीवों के शरीर में पाए जाने वाला बहुलक है। जो स्टार्च है और जो सेल्यूलोस है वो भी क्या होता है, सजीवों में पाए जाने वाला बहुलक होता है। तो हमारा रेयोन यहाँ पर क्या होगा, सही उत्तर। आगे देखो अगले क्वेश्चन में बोला, जब सल्फ्यूरिक अम्ल अंडे के खोल के साथ में अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न करता है। तो जो हमारा अंडे का खोल है उसके अंदर मौजूद होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में आप सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाओगे तो जो गैस उत्पन्न होगी वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो यहाँ पर बनने वाली गैस कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही उत्तर। आगे देखो अगले क्वेश्चन के अंदर इन्होंने बोला कि आपको कुछ एनिमल्स के नाम दिए हैं और उनके उत्सर्जी अंगों के नाम दिए हैं। आपको क्या करना है, इनको सही सुमेलित करना है, यानी सही पेयर्स बनाने हैं। तो देखो पहला अपने पास में जंतु है प्लेन एरिया। प्लेन एरिया के अंदर जो उत्सर्जी अंग काम करते हैं वो होती हैं ज्वाला कोशिकाएं, जिनको अपने बोलते हैं फ्लेम सेल्स। फिर उसके बाद में हमारे पास में आता है कैंचुआ। कैंचुए के अंदर जो है वो पाए जाने वाली संरचना होती है वृक्क, जिनको बोला जाता है नेफ्रीडिया। उसके बाद में हमारे पास में कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर पाई जाती है मेलपीगी नलिकाएं, मेलपीगी ट्यूब्यूल्स। और फिर आता है प्रोन के अंदर पाई जाती हैं श्रृंगिका ग्रंथियां यानी ग्रीन ग्लैंड्स। तो इस उत्तर के अनुसार जो हमारा सही ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है ए, जिसके अंदर ए जो है वो डी, 2 है वो सी से, 3 जो है वो ए से, और हमारा 4 जो है वो बन रहा है बी के साथ में सही कॉम्बिनेशन। आगे देखो अगले क्वेश्चन में बोला, जब 2 kg द्रव्यमान के पिंड में विद्यमान ऊर्जा क्या होगी जब उसे क्या किया जाएगा, धरती से 5 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने मेंशन कर दिया कि हमें जी की वैल्यू कितनी लेनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन्होंने जो है वो मास दिया है, मास दिया 2 kg, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 2 kg। फिर हाइट इन्होंने कितनी बताई अपने को, 5 मीटर, और जी की वैल्यू कितनी रखनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट को आप क्या करोगे, अर्थ के अंदर उसकी सरफेस के ऊपर की तरफ लेकर जाओगे तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उसमें जो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और स्थितिज ऊर्जा जो है वो आती है mgh। स्थितिज ऊर्जा को निकालने का फॉर्मूला होता है mgh। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर देखो मास अपने को दिया है 2 kg, जी की वैल्यू लेनी है 10, और हाइट भी कितनी दी है अपने को 5 मीटर। तो यहाँ पर जो U निकलेगा वो होगा 100 जूल। एनर्जी को जूल के अंदर मेजर करते हैं, तो यहाँ पर आंसर हमारा होगा 100 जूल।
देखो अगला क्वेश्चन इसने बोला कि क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है। जो क्वाशियोरकर रोग है वो होता है प्रोटीन की कमी की वजह से। तो यहाँ पर उत्तर होगा हमारा प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से होने वाला एक रोग है जिसको अपने बोल देते हैं कुपोषण हो गया। कि अगर आप डाइट के अंदर क्या कर रहे हो, प्रोटीन नहीं ले रहे हो सही अमाउंट के अंदर, तो आपको इस रोग से क्या हो सकते हो, ग्रसित हो सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, Which among the following the examples of disease caused by bacteria। यानी हमें क्या करना है, जीवाणु जनित रोगों के उदाहरण को चुनाव करना है। जो कुष्ठ रोग है वो क्या होता है, जीवाणु जनित होता है। जो क्षय रोग है वो भी हमारा क्या है, जीवाणु जनित। फिर हमारा जो डिप्थीरिया है वो भी क्या है, जीवाणु जनित रोग है। फिर उसके बाद में जो टिटेनस है वो भी क्या है, जीवाणु जनित रोग है। तो यहाँ पर दिए गए जो चारों ऑप्शंस है वो क्या है, जीवाणु जनित रोगों के हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा बी, यानी सारे के सारे जीवाणु जनित रोग उन्होंने दिए हैं क्वेश्चन के अंदर। अब अपने पीछे जो क्वेश्चन बच गए, देखो अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर क्या बोला कि एल्कोहलिया किण्वन में जो यीस्ट की उपस्थिति में करवाई जाती है में निम्नलिखित अभिक्रिया हो रही है। इसके अंदर इन्होंने क्या किया, पायरुविक अम्ल को परिवर्तित किया एसिटाल्डिहाइड के अंदर। यहाँ पर एक एंजाइम काम में लिया। फिर जब एसिटाल्डिहाइड को एथिल अल्कोहल के अंदर परिवर्तित किया तो फिर से क्या किया है, एक और एंजाइम को काम में लिया है। आपको यहाँ पर ये बताना है कि पायरुविक अम्ल को जब एसिटाल्डिहाइड के अंदर परिवर्तित किया जाता है तो किस प्रकार का एंजाइम काम में आता है। यहाँ पर जो काम आने वाला एंजाइम होता है वो होता है पायरुविक डिकार्बोक्सिलेज। फिर जब एसिटाल्डिहाइड को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करना है तो यहाँ पर भी एक एंजाइम काम में आता है और वो एंजाइम हमारा होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हमारा बन रहा है वो है बी ऑप्शन, यानी पायरुविक अम्ल ए हो गया और अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज हमारा बी हो गया। तो सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इन्होंने बोला कि जब दाब बढ़ाया जाता है तो बर्फ का गलनांक कैसे परिवर्तित होगा। यानी दाब को अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे ही प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है जो वॉल्यूम होता है यानी जो आयतन होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इस केस के अंदर हमारा मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, घट जाता है यानी डिक्रीज हो जाता है। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कि अगर आप क्या करो, प्रेशर को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, तो उसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अगला देखो अपने पास में क्वेश्चन आया कि बोर के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा H/2 का पूर्णांक गुणज है। तो बोर के परमाणु मॉडल के अंदर ये व्याख्या की गई है कि NH/2 जो है वो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है यानी कोणीय संवेग होता है। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन हो जाएगा बी। बोर ने जितने भी स्टेटमेंट्स दिए थे उनके एक स्टेटमेंट के अंदर ये कहा गया कि जो कोणीय संवेग है वो क्या होता है, NH/2 से आप निकाल सकते हो। यहाँ पर जो n है वो क्या होता है, कोष्टक का नंबर है। ये कौन से कोष्टक के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, वर्ताकार पथ के अंदर गति कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखो आया इसमें कि जिंक के सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर क्या बनता है। जब जिंक की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाई जाती है तो बनने वाला उत्पाद क्या होता है। तो जब आप जिंक की अभिक्रिया करवा दोगे किसके साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो आपके पास में जो बनने वाला उत्पाद होगा वो होगा सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति के बारे में पता लगाने के लिए आप जो है वो जलती हुई मोमबत्ती वाला एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, जिससे पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो निकली है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इन्होंने बोला कि सार्वत्रिक ग्राही रुधिर समूह में क्रमशः कौन से प्रतिजन व प्रतिरक्षी होते हैं। सार्वत्रिक ग्राही रुधिर समूह कौन सा होता है हमारे पास में,
ए बी ब्लड ग्रुप को जो है वो यूनिवर्सल रिसेप्टर बोला जाता है, जो सबसे रक्त समूह को ले सकता है। इसके अंदर जो हमें प्रतिजन है और प्रतिरक्षियों के बारे में बताना है। तो जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर ए प्रतिजन भी मौजूद होता है और बी भी मौजूद होता है। तो दोनों प्रकार के यहाँ पर प्रतिजन आपको देखने को मिलती है। लेकिन अगर प्रतिरक्षी की बात की जाए तो इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा डी, ए व बी दोनों प्रतिजन लेकिन कोई भी प्रतिरक्षी नहीं। और ये जो प्रतिजन है वो कहाँ मौजूद होते हैं? ये मौजूद होते हैं आरबीसी की सतह के ऊपर। आरबीसी की सतह के ऊपर जिस भी प्रकार का प्रतिजन आपको मिलेगा उसी प्रकार का हमारा क्या निकलता है? ब्लड ग्रुप। देखो आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एल्काइंस की सजातीय श्रृंखला से संबंधित है? एल्काइंस की श्रृंखला को निकालने के लिए जो यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया जाता है वो होता है CnH2n-2। अब आप यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन कितने यूज किए हैं, n की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास में जो है वो सभी प्रकार की एल्काइंस का यहाँ पर जो है वो उत्तर बनेगा। देखो पहले में क्या किया है, 2 कार्बन यूज हुए हैं, तो फॉर्मूले में अगर अपने रखें तो यहाँ पर क्या होगा? ये चीज बनेगी C2H2। फिर यहाँ पर 6 कार्बन को रखो तो क्या बनेगा? 2, तो यहाँ पर हो गया C6H10। यहाँ पर 3 को रखो तो क्या बनेगा? C3H6-2, तो C3H4। और जब आप 2 रखोगे तो फिर से सेम चीज आएगी C2H2। तो यहाँ पर एक ही ऐसा सूत्र है जो इस एल्काइन के फॉर्मूले से निकल रहा है और वो हमारे पास में कौन सा है? C3H4। तो सही उत्तर भी कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन, C3H4 वाला। अगले क्वेश्चन में देखो इन्होंने क्या बोला कि थर्मोडायनेमिक्स का जो शून्य नियम है यानी ऊष्मागतिकी के शून्य नियम का किससे संबंध है? तो जब अपने थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को पढ़ते हैं तो उसके फर्स्ट लॉ का जो सीधा सीधा रिलेशन निकलता है वो होता है तापमान के साथ में, टेम्परेचर के साथ में। अगला देखो इन्होंने बोला कि आंतर श्लेष्मा उपकला की कौन सी कोशिकाएं श्लेष्मा का स्त्रवण करती हैं? श्लेष्मा यानी म्यूकस का स्त्रवण। तो यहाँ पर जो हमारी गोबलेट सेल्स होती हैं, गोबलेट जो कोशिकाएं हैं, उनका काम होता है म्यूकस का सिक्रेशन करना यानी म्यूकस का स्त्रवण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में जिसके अंदर बोला गया कि शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? देखो ये जो हमारे पास में क्वेश्चन है इसका जो है वो हो सकता है ऑफिशियल आंसर की के अंदर कुछ और ऑप्शन मिले, लेकिन हमारे पास में जो जितने भी मटेरियल प्रोवाइडेड है या हमारे जो एनसीईआरटी बुक मेंशन करती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर दे सकते हैं सेलुलोज, पैक्टिन व प्रोटीन। लेकिन फिर भी ये जो है वो बुक टू बुक वेरी करता है, तो कहीं पर इसका आंसर आपको कुछ अलग मिल सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका जड़त्व सबसे ज्यादा होगा? देखो जो जड़त्व है यानी जो इनर्शिया है वो एक मास की यानी द्रव्यमान की प्रॉपर्टी होती है। द्रव्यमान की परिभाषा लिखते हैं कि जब किसी चीज को गति करवाते हैं तो वो उस गति के अवरोध के अंदर जितना बल लगाती है वो क्या है? उसका इनर्शिया। और जो क्या है? मास की यानी द्रव्यमान की प्रॉपर्टी है। तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा, और जिसका द्रव्यमान कम तो उसका इनर्शिया भी कम। तो दिए गए जो हमारी ऑप्शंस हैं इनके अंदर से जो ट्रक है उसका इनर्शिया यानी जड़त्व क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि उसका द्रव्यमान भी क्या है? बाकियों से ज्यादा है। अब देखो अगले क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है? तो यहाँ पर पीओपी का इन्होंने सीधा सीधा सा क्या कर लिया? फॉर्मूला पूछ लिया और कंफ्यूज करने के लिए CaSO4.2H2 भी दे दिया और हमारा हाफ H2O भी दे दिया। तो पीओपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4.half H2O। ये जो हमारा CaSO4.2H2O है ये होता है जिप्सम का फॉर्मूला। हालांकि जिप्सम के डिहाइड्रेशन से यानी जिप्सम को गर्म करके उसमें से कुछ जल की मात्रा को निकाल देने से ही क्या बनता है? पीओपी बनता है, लेकिन दोनों के जो फॉर्मूले हैं वो क्या है? अलग है। अब देखो आगे बोला कि जब दो समान 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाए गए हैं। पहली बात तो इन्होंने बोला कि जो हमने प्रतिरोध इस्तेमाल किए हैं
2 किए हैं और दोनों कितने हैं हमारे पास में 6 ओम के, और कैसे जोड़े गए हैं, समांतर क्रम के अंदर यानी समांतर श्रेणी में जोड़े गए हैं। तो जब कभी भी अपने समांतर श्रेणी के अंदर प्रतिरोध निकालते हैं तो उन्हें इस प्रकार के फॉर्मूले से निकाला जाता है। अगर अपने क्या करें, नॉर्मल श्रेणी बना दें, उनकी श्रेणी क्रम में जोड़ दें, तब तो क्या करोगे आप, सीधा प्रतिरोध को जोड़ दोगे। लेकिन अगर आप क्या करो, समांतर क्रम में जोड़ो, तो आपको इस फॉर्मूले को यूज लेना होता है। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट करते हो तो उससे हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, नेट प्रतिरोध। तो यहाँ पर आर हमारे पास में आ जाएगा 3 ओम। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो क्या होगा, सही उत्तर होगा, जो अपने क्या किया है, इस समांतर क्रम की श्रेणी के अंदर काम आने वाले सूत्र से निकाला है। तो नेट हमारा प्रतिरोध 3 ओम, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। देखो अगले के अंदर इन्होंने क्या बोला कि हमारे पास में कुछ यहाँ पर तत्व दिए गए हैं और उनके अपने को क्या करने हैं, परमाणु कितने मौजूद हैं किसके अंदर, और उनमें से भी क्या निकालना है, सर्वाधिक संख्या वाले परमाणुओं के बारे में बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो 12 ग्राम हीलियम है उसके पास में क्या होता है, परमाणुओं की मात्रा ज्यादा होती है। अब देखो परमाणुओं की अगर मात्रा या संख्या को निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है कि दिया गया द्रव्यमान बटा उसका मोलर द्रव्यमान यानी मोलिक्यूलर वेट। तो आप जब इस फॉर्मूले के अंदर इन सब को कैलकुलेट करते हो तो ये कितना आएगा, 0.40 दी गई वैल्यू, और कैल्शियम का कितना होता है मोलिक्यूलर वेट 40, तो इसको कैंसिल करने पर क्या आएगा, समथिंग। फिर उसके बाद में हीलियम के लिए निकालें तो हीलियम का दिया गया द्रव्यमान 12 ग्राम और हीलियम का अपना मोलिकुलर वेट होता है यहाँ पर 4, तो उत्तर आएगा 3 परमाणु संख्या। फिर यहाँ पर हीलियम कितनी दी है, 4 ग्राम, और मोलिकुलर वेट भी 4 ग्राम, तो इसका कितना हो जाएगा 1। ऐसे ही अपने इस 46 सोडियम का निकालें तो 46 डिवाइडेड बाय 23, तो ये आंसर कितना आएगा हमारे पास में 2। तो देखो मैक्सिमम नंबर किसके अंदर आ रहे हैं, 12 ग्राम हीलियम के अंदर, तो ये हमारा क्या होगा, सही उत्तर। आगे देखो इन्होंने बोला कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार चांद पर कब उतरे थे, तो उतरे थे जुलाई 1969 के अंदर। यहाँ पर आता है 27 जुलाई 1969 में, सीधा सीधा पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखो इन्होंने बोला कि यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाली झिल्ली रहित अंगक कौन सा है। आपको ऐसे यहाँ पर अंग के बारे में बताना है जो झिल्ली रहित है और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ऐसा हमारे पास में क्या होता है, राइबोसोम होता है जो दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये 70S टाइप का होता है, लेकिन हमारी जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उसमें ये 80S प्रकार का होता है, लेकिन दोनों के अंदर ही ये मौजूद रहता है। आगे देखो इन्होंने बोला कि विरंजन क्रिया के लिए जो विरंजक चूर्ण यूज करते हैं उसमें सक्रिय घटक यानी काम करने वाला घटक कौन सा होता है, तो वो घटक होता है हमारे पास में CaOCl की होल ट्वाइस। ये जो है ये हमारे विरंजक चूर्ण का क्या होता है, मेन कंपोनेंट होता है, सक्रिय घटक होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास में सी। देखो लास्ट क्वेश्चन अपना साइंस का, जिसके अंदर क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जंतुओं के यकृत में संचित है। पहली बात तो जंतुओं में और कहाँ पर, यकृत के अंदर संचित है। देखो जब अपने भोजन लेते हैं तो भोजन के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स और अलग प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनके अंदर से ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ये जो 2 घटक हैं वो स्टार्च के हैं और ये जो 2 घटक हैं वो क्या है, बहुलक प्रकार के हैं। हालांकि स्टार्च भी बहुलक ही होता है, लेकिन अपने इनमें से देखें तो ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज में से जो सेल्यूलोज है वो कहाँ मिलती है आपको, प्लांट्स के अंदर, और ग्लाइकोजन है वो कहाँ मिलता है आपको, जंतुओं के अंदर। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा, ग्लाइकोजन, क्योंकि ग्लाइकोजन के रूप में अपने क्या करते हैं, लीवर के अंदर, यकृत के अंदर भोजन को संचित करते हैं। और जब कभी भी ऊर्जा उत्पादन करना होगा तो इसी ग्लाइकोजन को अपने क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, उसे तोड़ना शुरू कर देंगे और एटीपी के रूप में क्या करेंगे, ऊर्जा उत्पादन करेंगे। एटीपी हमारी क्या है, ऊर्जा करेंसी, और जो बनती है हमारे द्वारा लिए गए भोजन के द्वारा। तो ये यहाँ पर हमारे क्या थे, 30 क्वेश्चन थे साइंस के आए हुए। बाकी के क्वेश्चंस भी आपके साथ में डिस्कस किए जा चुके हैं।
तो आई होप कि इसमें से मैक्सिमम नंबर के क्वेश्चन आपके क्या हैं, सही है। थैंक यू, गुड इवनिंग।